आप प्रोस्टेट की बीमारी में दूध पी सकते हैं। जी हाँ, आज तक मैं आपको मना करता था ना कि आप दूध नहीं पी सकते। आज मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप प्रोस्टेट का भार बढ़ने पर, बार बार पेशाब आने पर दूध पी सकते हैं, दबा कर दूध पी सकते हैं। हरे कृष्णा सभी पुरुष भाई को। जी हाँ, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा दूध कब पीना है, किस टाइम पीना है। ठीक है, एक टाइम होता है दूध पीने का प्रोस्टेट की बीमारी होने के बाद। ऐसे नहीं कि आप जब मर्जी मन किया तभी दूध पीना शुरू कर दिया, नहीं। देखिए, जब कभी प्रोस्टेट का भार 20-25 ग्राम के ऊपर जाता है तो आपको बीपीएच हो जाता है। लेकिन उस समय आपके मन में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, एक वहम क्या होता है कि यार हम चलो दूध तो चलो हम नहीं पिएंगे, लेकिन चाय तो कम से कम दूध वाली पी सकते हैं। यहीं पर आप गलती कर देते हैं। आप उस दूध की चाय बनाकर पीते, इससे अच्छा है कि दूध ही पी लो। बातों को समझिएगा। आप पत्ती डालते हैं, चाय उसमें चीनी डालते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर पीते हैं। आपको नहीं पता, जाने अनजाने में फिर आप अपने शरीर का खुद ही नुकसान कर रहे हैं। बातों को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। पूरा व्यायाम दूर हो जाएगा कि हम दूध पी सकते हैं कि नहीं, और पी सकते हैं तो कब पी सकते हैं, किस समय पी सकते हैं। समझना पड़ेगा। प्रोस्टेट के विषय को खास ख्याल रखना होता है जब भी दूध पीने का सवाल आए, क्योंकि कुछ लोग को आदत होती है रात को सोते समय दूध पीते हैं तो उनको नींद नहीं आती अच्छे से। अब जब आपके प्रोस्टेट, अच्छा एक बात आपसे पूछना चाहता हूं मैं, आप सच्ची बताइएगा, कमेंट करिएगा। जब आपके प्रोस्टेट का भार बढ़ता है ना तो आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए क्यों जाना पड़ता है, आपको पता है? कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा। मैं देखूंगा कितने लोगों को पता है ये बात। सच्ची कमेंट करिएगा। अगर आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं ना पंकज को, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं क्वेश्चन को, आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा मैं। प्रोस्टेट का भार बढ़ने पर या आपको प्रोस्टेट की बीमारी होने पर, जिसको बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में, आपको पेशाब बार बार क्यों आता है, जरूर आप बताना मुझे। मैं भी देखूं कि आप लोगों को आज तक वीडियो देख के कितना समझ आए, क्या आप समझे। अब देखो, आपको ये मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रोस्टेट की बीमारी का कोई मतलब खास कारण नहीं है। ये मैं क्या, आपको कोई भी नहीं बता सकता यार कि हाँ भैया ये इस इन्फेक्शन की वजह से आपको प्रोस्टेट की बीमारी भी नहीं। ये एक दो ऐसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं। जैसे एक जो मेन रिस्पॉन्सिबल, हाँ ये बताना मैं भूल गया था, सॉरी। सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है आपके शरीर में हार्मोन की गड़बड़ी होना शुरू हो जाना। देसी भाषा में मैं आपको बताऊं, ये जो मैं गांव का बंदा हूँ, ये गांव से कोई वीडियो देख रहा है तो आपको सिंपल बता दूं, डरने की बात नहीं होती है। समझ लो आपने, आपके शरीर में हार्मोन की गड़बड़ी हो गई है, हार्मोन को बैलेंस करना है। खासकर डीएचटी, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन पुरुषों में होता है, माताओं बहनों में नहीं होता ये टेस्टोस्टेरोन या डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसको बैलेंस करना है। अगर इस हार्मोन की गड़बड़ी होगी ना 60-65 साल के बाद, जो कि बहुत ही कॉमन है गड़बड़ी होना, तो फिर बीपीएच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इससे। इसको हमेशा आपने बैलेंस बना के रखना है, बढ़ने नहीं देना। ठीक है ना। और दूसरा होता है कि आपकी जो नाभि के नीचे वाला हिस्सा है ना, ठीक है, जब जब पुष्पाएं को प्रोस्टेट की बीमारी होने के बाद ऐसा फील होता है कि जब पेशाब कर रहे हैं तो दर्द हो रही है। वो पेट में नहीं दर्द होती। पुष्पा ऐसा बोलते हैं कि पेट में दर्द है। वो पेट में नहीं दर्द होती, वो होती है आपके नाभि के नीचे वाले हिस्से में, मतलब पेल्विक एरिया में दर्द होती है वो। नाभि के नीचे वाला हिस्सा ना, वो पेल्विक एरिया है, पेल्विक फ्लोर है। वहाँ पे मसल्स हैं, उनको बोलते हैं पेल्विक मसल्स। 65 साल के बाद ना वो कमज़ोर होना शुरू होती हैं। फिर एज ए रिजल्ट आपको फिर बहुत ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है, फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी पेशाब को होल्ड नहीं कर पाना। आपको पता भी नहीं चलता पेशाब कब लीक हो रहा है। अगर आप जोर जोर से हंसेंगे, आपको खांसी आएगी ऐसे, तो कपड़ों में ही पेशाब लीक हो जाता है। ऐसी दुर्दशा हो जाती है। फिर बातों को समझिए। दो मेन का मतलब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता इसका, कोई नहीं बता सकता। ठीक है, फिलहाल समझो कि आपने हार्मोन को बैलेंस करना है। सिंपल फंडा ये है, समझ लो। फिर चांसेस कम हो जाते हैं ऐसे कि प्रोस्टेट का रोग हो। अच्छा, इसको बैलेंस कैसे करना भी बताऊंगा आप लोगों को, दूध के बारे में बताऊंगा। चलो आपको वही बता दूं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार, फिर आप बोर हो जाएंगे। छोड़ो परे, कैसे बैलेंस करना है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बताऊंगा किसी और वीडियो में। लेकिन उन आप दूध के बारे में बताऊंगा, कब पीना है, कौन सा दूध पीना है, कैसे पीना है, वो समझो आप बस। आपको भैंस का दूध नहीं पीना है। बातों को समझिए। यहाँ पे लोग खुश हो गए होंगे जब शुरू में मैंने बोला दूध पे, तो लोगों ने क्या किया होगा, वीडियो स्किप कर दी होगी कुछ लोगों ने।
वो नुकसान करेंगे अपना शरीर का भैंस का दूध पीकर। जिन्होंने वीडियो पूरी देखी अभी तक देख रहे हैं, आप लोगों का धन्यवाद। आप अपने सेहत को बरकरार रखेंगे 100 साल तक। जी, आप प्रोस्टेट से बचे रहेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। ये चेहरा याद रखिएगा हमेशा ज़िंदगी में। आपको सिर्फ अगर गाय देसी है, जर्सी वगैरह गाय की बात है, मैं इस बात कर रहा हूँ देसी गाय का, देसी गाय है तो आप उसका दूध पी सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे उनको किसी भी तरह का कोई हार्मोनल इंजेक्शंस ना लगते हों, किसी भी तरह का हार्मोनल या इसके अलावा और भी कोई इंजेक्शन जो गौ माता के पास बजट होते हो प्राकृतिक नेचुरल वे में होते हों। मतलब सिंपल सा मतलब है, गौ माता को किसी भी तरह का कोई भी इंजेक्शन ना लगता हो तो आप गौ माता का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्लियर कट हो गया फंडा। अब भैंस का दूध वो छोड़ परे, आप अब समझे कि आपको दूध कौन सा इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो मेन मेन दूध है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाया वो होता है सोया मिल्क, आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क। बादाम का दूध, सबसे पहले मैं बात करूंगा बादाम के दूध की। बादाम का दूध, इसमें वैसे तो बादाम के दूध में बहुत कुछ होता है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा। बादाम हर कोई खाता है, बच्चे को ही पता है कि बादाम में क्या क्या पाया जाता है, आपको पता होगा। लेकिन मैं स्पेशली बादाम का दूध इस्तेमाल करने की आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्यों आप लोगों को मैं बार बार बोल, क्योंकि बादाम के दूध में होता बहुत कुछ है। मैंने इस बात को 2-3 बार रिपीट कर दी। काफ़ी एक एंटीऑक्सीडेंट तो है बादाम, ये आपको मानना पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ जिंक की वजह से इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा हूँ। बादाम के दूध में भरपूर जिंक होता है, और अगर आप वीडियो रोज़ देखते तो शायद आपको पता होगा कि जिंक आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की सबसे बढ़िया खुराक है। जैसे मेरी खुराक है ना, आपको बताया था ना, हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, रोटी, चावल। मेरा पसंदीदा भोजन है आलू के परांठे, ठीक, पालक के परांठे। तो इस तरह प्रोस्टेट का पसंदीदा भोजन क्या है? जिंक। जिस भी खाने पीने की चीज़ में जिंक ज़्यादा है वो आपके प्रोस्टेट का मित्र है, ट्रू फ्रेंड है, पक्का वाला दोस्त है, कच्चा नहीं है। तो भैया आपको वो चीज़ें खानी है। बादाम, बादाम का दूध कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है, वो समझना पड़ेगा। आप लोगों को बादाम लेने हैं, आपने हिसाब से ले लो, इसमें कोई आप मात्रा का ध्यान नहीं रखो, ठीक है। 10 बादाम ले लो, 15 ले लो। बादाम रात को भिगो के रख दो, पानी में भिगो के रखे, सुबह छिलका उतार दिया, मिक्सी में रखा, ग्राइंड किया, 1 गिलास पानी का डाल दिया मिक्सी में, अच्छे तरीके से मिलाओ, आपका दूध तैयार हो गया। मेरे भाई दिन में 2 टाइम पीना शुरू कर दो। मैं बोल रहा हूँ आप इस्तेमाल करो। सबसे हेल्दी प्लांट बेस्ड मिल्क है, एनिमल बेस्ड मिल्क नहीं लेना। गौ माता को कभी भी एनिमल नहीं बोला जाता, इसलिए मैं गौ माता को हमेशा गौ माता के नाम से संबोधित करता हूँ। गाय पशु नहीं होती, गाय माता होती है, समझे ना बात को। इसलिए उनकी कैटेगरी अलग है, ठीक है। वो देसी गाय की बात मैंने बता दी, कंडीशन वो आप पी सकते हैं, बट मैं सिर्फ बात, अगर देसी गाय नहीं मिले तो क्या करना है? भैंस का नहीं पीना। भैंस के बगैर पीना है तो उसके लिए भी कंडीशन बताया हूँ, क्या बताना है वीडियो में, आप बोर हो जाएंगे फिर। आप समझे कि बादाम का दूध समझ गए ना कैसे पीना है, समझ गए कैसे बनाना, बता दिया। दूसरा दूध है सोया मिल्क, सोयाबीन का दूध। जी हाँ, बहुत इफेक्टिव है ये भी, सोयाबीन का मिल्क। आप मानिए बात को कि जो मैंने बादाम का दूध बताया ना, बादाम का दूध स्टडीज में पाएगी कि प्रोस्टेट कैंसर सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। मानिए बात को, प्रोस्टेट कैंसर से आपकी रक्षा कर सकता है बादाम का दूध। सोयाबीन मिल्क ये भी सेम काम करता है, ये भी प्रोस्टेट कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है, सोयाबीन का। और कोकोनट मिल्क, देखिए कोकोनट मिल्क थोड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि कोकोनट मिल्क में फैट्स तो हैं, सैचुरेटेड फैट भी हैं जो भैंस के दूध में, लेकिन कम मात्रा में होते हैं, मतलब आप यूज़ कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर तीनों दूध में से अगर मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बताऊं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है बादाम का दूध, सबसे बेस्ट यार। और ये जो नारियल का दूध है ना, नारियल का दूध कैसे बना जाता है आप समझो, तरीका समझ दो। अगर आप घर पर नहीं बना सकते तो ऑनलाइन भी प्रोडक्ट्स को टैग के मंगवा लीजिए। कोकोनट मिल्क, नारियल का दूध बनाने के लिए आप लोगों को नारियल लेना है, कच्चा नारियल, जो माता जी के, जैसे मैं हिमाचल से, हमारे यहाँ ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, ये सब माता जी हैं, इनके यहाँ हम कच्चा नारियल चढ़ाते हैं, उसी नारियल की मैं बात कर रहा हूँ। वो ले आइए, उसका छिलका उतारिए बाहर से, पानी निकालिए, पानी को पी जाइए, वो अमृत है आप लोगों के लिए। बोलिए जय माता दी। निकालिए उनको, पानी को निकालिए, पानी पी जाइए, और साथ में उसके बाद टुकड़े टुकड़े करिए, गिरी गिरी निकालिए और मिक्सी में डालिए। उसके बाद घोल लिया, पाउडर बन गया। उसके बाद 1 गिलास पानी का डाल दो, दूध तैयार हो गया, पियो दबा के 2 टाइम।
बहुत से ऑप्शन है, हेल्दी फैट्स होते हैं बहुत ज़बरदस्त। बस प्लांट बेस्ड मिल्क आपके शरीर को नुकसान नहीं करता है। एनिमल बेस्ड मिल्क क्या, एनिमल बेस्ड कोई भी फूड आइटम वो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकती है। समझ गए आप लोग ना, बहुत ही मतलब एक समझो, इस बात को आपको बारीकी से नोट करना पड़ेगा। तो मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।